चलो आज हम लोग बात करेंगे हुमायूं का जो शासनकाल था और हुमायूं के बारे में आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि हुमायूं का क्या रहा। ठीक है, उसके बाद में जो है शेर शाह सूरी आ जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो है हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का जन्म जो है माहिम बेगम जो है माहिम बेगम ओबियसली किसकी पत्नी थी? माहिम बेगम बाबर की पत्नी थी, है ना। बाबर का बेटा था तो उसी की पत्नी पड़ोसन तो होगी नहीं, है कि उस समय हो भी सकती थी, पड़ोसन का भी कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो हुमायूं का जन्म जो है, देखो उनकी माँ का नाम जो है ना खास है माहा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माँ, है ना, तो वो माह बोलते हैं, माहम बेगम। बेगम तो नॉर्मली जो है उन लेडीज लोग के लिए लगाया जाता है। के घर में 6 मार्च 1508 को किलकारी को गूंजी उनके घर में। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा यही था, है को काबुल में काबुल में जो है हुमायूं का जन्म हो गया। काबुल में बुल जन्म गया। ठीक है, बुल का जन्म हो गया काबुल में हुमायूं। ठीक है, तो बाबर के जो चार पुत्र थे, 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा यही था। उस पुत्रों के नाम याद करने की ऐसे ही ट्रिक है कि जो हुमायूं जो था ना, ट्रिक है ये, बेटा कौन कौन सा, वो दाल की क्या करता था, तस्करी करता था। दाल की तस्करी करने का ही काम था उसका। ठीक है, ऐसे याद, हुमायूं का दाल की तस्करी करने का काम था ऐसे। ठीक है, तो हुमायूं से हुमायूं हो गया, दाल से वो हो गया जिंदाल, और तस्करी से क्या नाम है अस्करी, और काम से कामरान। कामरान ने ज्यादा टक्कर दिया था उसको फिर हुमायूं को। ठीक है, बाबर ने अपनी मृत्यु देखी, सबसे बड़ा पुत्र था, बता दिया। ये 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और जिंदाल। हुमायूं उनमें से सबसे बड़ा था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व, बाबर अपनी मौत से पहले अपने 4 पुत्रों में से सबसे बड़े जिसको था उसने फिर उत्तराधिकारी उसने नियुक्त कर दिया। बोला कि जो है हुमायूं हमारा उत्तराधिकारी हो। बोले बड़े ठीक है। अब देखो हुमायूं जो था ना, हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदखशा का सूबेदार था। सोचो 12 में 12 बदखशा, ठीक है, बदखशा 12 और बदखशा। ठीक है, हुमायूं का राज्यभिषेक देखो 15, देखो अब देखो सिंपल बात है कि राज्यभिषेक इसका कब होगा, जब यहाँ जो है बाबर मर जाएगा, तो बाबर जो है कब मर जाता है, 1530 के आसपास बाबर जो है डेथ कर जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी नहीं, 26 दिसंबर को। ठीक है, 26 जनवरी की तो हम लोग खुशी मनाते हैं। 26 दिसंबर को जो लास्ट का एकदम डेट है, उस दिन जो है बाबर का डेथ हो गया था। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर को 4 दिन बाद बोले बहुत शौक हो गया, 4 दिन हो गया, अब चलो राजा बनते हैं। 30 दिसंबर 1530 को 22 वर्ष की आयु में, देखो 22 वर्ष की आयु में ये आगरा में ध्यान रखना है, इसका जो है कहाँ हुआ राज्यभिषेक, आगरा में हुआ। आगरा में इसका राज्यभिषेक किया गया। ठीक है, शासन बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भूप्रतिष्ठित देखो, इसे लोग बोलते हैं कि जो है ना ये सबसे बड़ी, ये इसकी गलती भी थी, पर हिसाब से देखोगे तो फिर क्या करता भाई, बेचारे भाई जो है वो भी हैं इसके, तो इसको भी क्या है ना कि राज करना चाहते हैं, भाई लोग को भी खाली नहीं रखना, नहीं तो नहीं राज करने चक्कर में विद्रोह हो जाता। हालांकि लोग बोलते हैं कि इसने अपने राज्य का विभाजन किया, ये इसकी भूल थी कि अपने भाइयों को इसने साम्राज्य दिया, पर और कोई मेरे हिसाब से उस समय इस परिस्थिति नहीं रही होगी तो दे दी होगी बेचारे ने, या फिर थोड़ा उदारपन रहा होगा कि भाई चलो भाई लोग ही तो हैं, भाई लोग को दे देते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत ये हुआ, बाद में आगे ये दिक्कत इसी को बताएगा कि ये इसकी भूल थी बहुत बड़ी। ठीक है, शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भू प्रदेश प्रदान किया, जिसमें अस्करी को, ये याद कर लेना किसको, जैसे अस्करी को संभल। देखो जब भी कोई ऐसे याद करो, तस्करी जब भी करते तो हम लोग क्या करते हैं, संभल के रहना होता है ना भाई, संभल के रहो, तस्करी कर रहे हो, है कि नहीं। फिर हिंदाल को मेवात। ठीक है, दाल को मेवे के साथ में डाल के कुछ दाल का सीरा बनाना है। ठीक है, दाल तो है, दाल के साथ मेवात हो जाएगा। अब देखो कामरान को काबुल और कंधार, क्या मिला, काबुल और कंधा। काम करने वाले को कंधा जरूरत होता है ना, कंधे का जरूरत होता है। ठीक है, और बाद में असंतुष्ट। अब देखो कामरान को जो है ना बहुत ज्यादा काम करना था, उसको काम करना था। बोले क्या काम करना है, बोला कि कंधे वाला काम होता नहीं मैं, तो बोला क्या करूँ फिर बोला मेरे को जो है ना दो, मेरे को काम पसंद है, तो लोहार वाला काम दे दो या फिर मेरे को मुल्तानी मिट्टी वाला काम दे दो। तो बोले कि फिर तो मतलब बोलने की मीन्स की ये जो है बाद में असंतुष्ट रहता है, और बाद में लाहौर और मुल्तान, ये इस पर भी जो है ये अब कब्जा कर लेता है। ठीक है,
कामरान ने लाहौर व मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। तो बस एक छोटा सा बात है कि कामरान को बहुत काम करना रहता है, तो काम करना रहता है तो कंधे का जरूरत है, कंधे वाला मजबूत कंधे वाले लोग चाहिए काम करने के लिए कि नहीं। तो कामरान हो गया, कंधार हो गया। तो कंधार हो गया, फिर उसको मन नहीं भरा, तो फिर बोला कि कहाँ, लाहौर लोहे का काम करना है और मुल्तानी मिट्टी का काम करना है। तो लाहौर हो गया और मुल्तान हो गया, तो मुल्तान और लाहौर पर भी इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये कहानी मतलब कहते हैं। अब हुमायूं का प्रारंभिक जीवन पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हुमायूं का प्रारंभिक जीवन कैसे गया। ठीक है, क्या क्या थॉट था उसके प्रति लोगों का। देखो, हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। हुमायूं के बाद राज्याभिषेक का बाद हुमायूं को अनेक आंतरिक कठिनाई मीन्स की उसका, जैसे कि भाई लोग जो था वो उसका दिक्कत कर रहा था। ठीक है, आंतरिक कठिनाई की मतलब उसे भाई लोग भी उसको चुनौती दे रहा था, बाद में सामना करना पड़ रहा था। कालांतर में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। सही बात है, भाई लोग भी साथ नहीं देते। बहुत आप लोग बोलते हैं कि पहले बहुत बढ़िया था, ये देखो पहले वाले लोग भाई लोग तब भी साथ नहीं देते थे। आज लोग बोल रहे हैं कि आप भाई लोग साथ नहीं देता है, ऐसा नहीं है। ये जो युग है ना, जब से इंसान जान रहा है बहुत कुछ, ये युग सब तभी से वैसा ही है। ठीक है, कोई नया नहीं बदला है कुछ, मतलब ऐसे सत्ययुग वाली सब वो सब कहानियों में है। वो उसका सत्यता से मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है सत्यता उसका प्रमाण हो, बट किसी ने देखा नहीं है तो इतना आसानी से तो उसको सही मान नहीं सकते, है कि नहीं। अभी अमेरिका किसी ने नहीं देखा होता तो फिर कोई कैसे बोलता है किसी ने देखा है क्या, किसी ने तो नहीं देखा। अमेरिका तो दिखा ही है, तो इसीलिए लोग प्रमाण मानते हैं कि हाँ अमेरिका है। ठीक है, चलो जो भी है डजंट मैटर, वो हमारा मतलब टॉपिक नहीं है। हुमायूं में सबसे देखो, ये पहला तो ये हो गया कि इसका आंतरिक कठिनाई है इसके पास, मतलब इसका भाई लोग भी इसके साथ नहीं रहते, पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा देखो, उसने क्या किया था ना कि उसके सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। पूछे कि कैसे, देखो क्योंकि इब्राहिम लोदी क्या था, खुद एक अफगानी था, और इब्राहिम लोदी को उसने पेल दिया है ना। इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी जो है उसको मार दिया था, इब्राहिम लोदी को मारा था। तो ये खुद एक अफगान था, है ना। उसका भाई भी था एक महमूद शाह लोदी था, महमूद शाह लोदी जो है उसका भाई था, और वो उसको अब जो है अब इसको पेलना चाहता था हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे। क्योंकि भारत ने भाई उन्होंने जो है बाबर ने उनको हटा दिया था, क्या नाम, अफगानों को। तो ये भी चाहेंगे ना कि उसको बाहर ही निकाल दे, बोले साले बाहर से आए, वो बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि वो लगे ये लोग बाहर के हैं तो इसको बाहर ही निकाल दो तो बढ़िया है क्या। बोले की बात तो सही है। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करने और उसकी उचित शासन व्यवस्था में सफल नहीं हुआ। बाबर जो है साम्राज्य को संगठित करने में और उसकी उचित समय नहीं मिला था उसको। 4 साल में तो 4 जंगें कर ली उसने। 4 जंगें करके, इतनी सारी जंग करके वो क्या करता फिर। मतलब एक तो या तो फिर तो युद्ध की तरफ अपना क्या ना फोकस करो, या फिर तुम जो है प्रशासन की तरफ फोकस करो। ठीक है, अब देखो, अब मेल्सन ने लिखा है कि जब उसके यानी बाबर के बारे में ध्यान रखना कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति, मतलब जो पहले मुसलमान के राजवंश थे उसके भांति, ये बाबर के बारे में बोल रहे, ध्यान रखना कि भांति मुगल राजवंश की जड़ें भी भारतीय भूमि पर जम नहीं सकी। ये ध्यान रखना, मतलब कि भाई अभी ठीक है बाबर जैसे आया उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद तो अभी तुरंत कैसे मतलब इतना जड़ें जम सकती है। पहले के राजवंशों जैसे उसने बोला कि जैसे पहले के राजवंश थे ना, वैसे ही ये लोग भी वैसे थे, मतलब कुछ खास मतलब जड़ें जमा नहीं सके भारत में अपनी। तो अभी 4 साल हुआ है और उसने बहुत सारा युद्ध किया है, तो इसलिए जड़ें जमने में थोड़ी दिक्कत होगी। फिर ये बोलता है कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी, सिंपली वो हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो है इसमें बोलते साम्राज्य का विभाजन, जिसको बोलते हैं साम्राज्य विभाजन, मतलब वही उसका कि भाइयों को जो है कुछ प्रदेश प्रदान करना, है ना, शासन के लिए। हुमायूं को अपने भाइयों को साम्राज्य में हिस्सा देना उसकी प्रारंभिक भूलों में से एक सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। देखो, अगर इतिहास अगर तुमको लिखना आएगा तो फिर तो तुमको जो है क्या बोलते हैं कि ये लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतिहासकारों ने इसी को माना है भूल, इसी को भूल माना है, तो फिर तुम लिख सकते हो। बट एक जेन्युइनली तुम देखोगे तो अपने भाई को जो है तुम्हारा, जैसे मान लो बाप का जो प्रॉपर्टी तुमको मिले था उसको भाइयों में तो बांटोगे ही, उसमें फिर साम्राज्य का विभाजन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या। बट जो है इतिहासकारों ने इसको भी भूल माना है, तो यू कैन राइट दिस। ओके, तो रिक्त राजकोष का मतलब हुआ कि क्या हुआ ना कि जैसे दिल्ली बाबर पर अधिकार किया ना,
जैसे ये दिल्ली था, दिल्ली पर अधिकार किसका हो, बाबर का। तो बाबर हो गया खुश, उसने क्या कर दिया, चांदी के सिक्के बंटवा दिए हर जगह, मतलब काबुल में स्पेशली। ठीक, काबुल में उसने चांदी की, उस काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बंटवा दिए। अब सारे चांदी के सिक्के बंटवा दोगे तो भाई पैसा क्या बचेगा, घंटा वहां पे क्या घंटा से काम करवाओगे, तो पैसा वैसे कुछ था नहीं। और राम मतलब जो है उसने खाली कर दिया काम, क्या नाम है, बाबर ने। फिर ध्यान, बाबर ने चलो खाली कर दिया, चलो बहुत बढ़िया भाई। जो उसने भाई इतना काफी समय से बाबर जीता नहीं था, तो जीतने के बाद उसको खुशी हुआ होगा तो उसने बंटवा दिया। पर ये भी है कि बाद में क्या है ना कि इसने भी, बाबा क्या नाम है, हुमायूं ने भी ध्यान नहीं दिया। हुमायूं ध्यान नहीं दिया कि भाई जो है कि हमारे लोग का जो है राजकोष खाली है, मतलब इस टाइप में। ठीक है, तो उसको पढ़ देते हैं एक बार तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात वहां के राजकोष को खुले हाथों अपने सैनिकों में वितरित किया, मतलब खुले हाथों सैनिकों में वितरित किया। ठीक है, पहला। दूसरा, पानीपत के युद्ध की विजय के बाद काबुल की जनता की को चांदी के सिक्के, जब भाई पार्टी मिला एक तरह से उन्होंने, समझ लो आज के लोग पार्टी, पहले पार्टी लोग जो है वो क्या करते थे कि भाई वैसे करते थे पार्टी का मतलब, या खुशी का जाहिर जो होता था ना वो ऐसे करते थे, चांदी के सिक्के कोई सिक्के, भाई अपनी जनता को कुछ दे देना ही उनके लिए क्या है, बोलते कि मैं खुश हूं तो आपको दे रहा हूँ, क्या बात। परिणाम स्वरूप बाबर ने इस अपव्यय सॉरी परिणाम स्वरूप बाबर की अपव्ययता, अपव्ययता मतलब जो है फिजूल खर्ची जिसको बोलता है ना, फिजूल खर्ची को ही अपव्ययता बोलते हैं। ठीक है, हम देखो नीति के कारण राजकोषीय, जो बोल रहा है कि अपव्यय नीति के कारण इसका क्या हो गया, राजकोष खाली हो गया। ठीक है, राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। हुमायूं ने भी शासक बनने के पश्चात आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। अब हुमायूं ने भी क्या है ना कि ये नहीं सोचा कि भाई जो है कि मतलब इसने, चलो पिताजी ने जो है पैसे तो बांट दिए, फिर हम लोग थोड़ा सोचे थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा जो स्थिति जो है उसको बेटर कर लिया जाए ना, इकोनॉमिकल सिचुएशन को थोड़ा बढ़िया कर लिया जाए, ये इसने नहीं सोचा। और क्या हुमायूं सोचेगा, इतने सोचे। पहले हुमायूं के बारे में तुमको पता ही है कि हुमायूं के बारे में सब नेगेटिव फैक्ट कहते हैं इतिहासकार जो है ना, तो फिर ये समझ ही लो कि वो क्या इतना दिमाग लगाएगा, है कि नहीं। किसी के बारे नेगेटिव फैक्ट बहुत आ रहे हैं, हर कोई आदमी उसके बारे में नेगेटिव फैक्ट बोलता है, या इतिहासकार जो अगर नेगेटिव तो बोलेगा तो उसके बारे में क्या समझोगे, यही समझोगे कि भाई उसमें कुछ खास था नहीं क्या। जैसे अकबर के बारे में तो बहुत लोग बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, कुछ कम ही होंगे, मतलब कुछ ही होंगे जो नेगेटिव हो। तो उससे क्या आइडिया लगता है कि भाई किसी में तो बढ़िया था अकबर, है ना। तो हुमायूं के बारे में तो ऐसा कोई थॉट है नहीं, तो सिंपल बात है ना। तो उसने बोला कि सुधारने का प्रयत्न भी नहीं किया, और उसको मेरे को नहीं लगता इतना दिमाग था। ना ही धन का अपव्यय रोकने का प्रयास किया उसने। ठीक है, ना ही धन का अपव्यय रोकने का प्रयास किया। परिणाम तो साम्राज्य में आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया जो साम्राज्य था। देखो आगे जो पॉइंट है वो है राजपूत समस्या। तो राजपूत समस्या इसलिए क्योंकि बाबर ने जो सिंपली क्या है ना कि राणा सांगा को हराया था, तो ऑब्वियसली राजपूतों में होगा ही इसको प्रति लेके आक्रोश। तो राणा सांगा का जो पुत्र था ना रतन सिंह, वो मेनली ऐसा बोला जाता है कि जो ये हटाना चाहता था, इसको मुगलों को भगाना चाहता था। ठीक है, क्योंकि भाई उसके पापा को हरा दिया था ना, तो पापा का बदला एक तरफ से वो सोचा होगा कि भाई चुका दे, क्या है कि नहीं, इनको भगा के। तो बाबर ने जो खानवा का युद्ध है ना, तो पहले बता देते हैं किसका किसका युद्ध। ठीक है, तो पहले जो है वो होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध पता है, पानीपत का युद्ध है ना, पानीपत का युद्ध जो होता है वो होता है किसमें बीच में, बाबर के बीच में और इब्राहिम के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। बिल याद रखो, BIL। ठीक है, तो B से बाबर और IL से इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये होता है 1526 में, 26 में। अब बाबर जो है बोलते हैं ना कि बाबर लगातार, ऐसे समझ लो बाबर लगातार युद्ध करते हैं। 1527 में बाबर जीत कितनी खुशी होती है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध ये होता है राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, और राणा सांगा। ठीक है, BRS वो बिल था, ये BRS है। जैसे DRS होता है वैसे BRS भी होता है। ठीक है, BRS जो है इसमें ये ध्यान रखना, खानवा का युद्ध BRS। तो ये हो गया। फिर 1527 के बाद 1528 आता है। 1528 में मेरे को इतना याद है कि 1528 में जो है खानवा के बाद में जो है चंदेरी का युद्ध होता है, मदीनी रॉय के बीच में और बाबर के बीच में। मदीनी है ये ध्यान, मदीनी रॉय के बीच में और बाबर के बीच में। ठीक है, ये याद रखना। और ये क्या बोलते हैं, चंदेरी का या चंदेली का युद्ध था वो जो 1527-28 में होता है। 1500 जो भी है, मतलब डेट देख लेना है, सेट कर
1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 क्या नाम है कि 1528 क्या था, हाँ चंदेरी का युद्ध, और 1529 जो है वो घाघरा का युद्ध है। ठीक है, घाघरा का युद्ध है। ये युद्ध जो है बाबर ने लड़े थे कुल मिला के। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो इसने युद्ध लड़ा खानवा वाला, 1527 में जो खानवा वाला युद्ध लड़ा, इसी में राणा रतन सिंह जो है हार जाते हैं, और उसका बेटा मतलब हार जाता है वहां पे। फिर उसका बेटा जो है वो भी इस दृढ़ संकल्प के साथ रहता है कि हमें क्या है ना कि मुगल लोगों को बाहर निकालना है अपने देश से। ठीक है, तो यही बात है जो इसमें लिखा हुआ होगा। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था। ठीक है, किसको? राणा सांगा को परास्त किया था, ध्यान रखो। और बाबर के अंतिम समय में राजपूत पुनः संगठित, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कम्पेयर टू अदर। ये तुमको ध्यान रखना कि जैसे बाबर के समय अंतिम समय, जो बाबर का अंतिम समय ना 1530 का बात कर रहा है ना, क्योंकि 1530 का बात कर रहा है तो मतलब ठीक है 1530 का बात कर रहा है, तो 1530 में तो बाबर ऑलमोस्ट निपट गया था। तो उस समय क्या हो गया ना कि राजपूत राज्य जो है वो राजा जो थे वो लोग वापस संगठित होने लगे। और इस बार राजपूतों का नेता जो था वो राणा सांगा का पुत्र जो है रतन सिंह था, जो क्या चाहता था, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मतलब दृढ़ संकल्पित होना भी चाहिए। क्या है कि उनके फादर को जो है उसने हरा दिया था ना, फादर को हराएगा तो फिर तुम ऑब्वियसली किसी को गुस्सा आएगा। तो वो चाहता था कि भाई इसमें तुम्हें एक सिंपल ही मतलब कोई जैसे कि तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे किसी को भाई के मारोगे या किसी को कुछ मारोगे तो ऑब्वियसली ये सब तो दर्द पेन सब तो होगा ही भाई। अपने कोई अपना ही कि हारेगा तो कैसे अच्छा नहीं होगा ना। तो ये तो सिंपल होना था ना, ये तुम ऐसे माइंड भी लगा सकते हो। अफगान समस्या ये कि भाई जब क्योंकि राणा सांगा को भी हराया है इधर, फिर तुम्हारा इब्राहिम लोदी को भी हराया है, तो फिर उन लोगों के भी जो परिवार वाले हैं वो भी तो दिक्कत में करेंगे ना। उनके तो घर परिवार भाई बेटा सबको मार दिया है ना उन्होंने। तो अफगान समस्या में देख लेते हैं। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या प्रमुख थी, है ना। कैसे? कौन सा? इब्राहिम लोदी को मार दिया था, वो लोग अफगानी थे तो अफगान समस्या उसके लिए। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी पुनः अपने राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि वो भी लोग चाह रहे थे कि भाई कम से कम हम ही लोग बने हैं कि नहीं, क्योंकि वो लोग भगाने चाह रहे थे, वो लोग पहले थे तो अब फिर से बनना चाहते हैं। ठीक है, चेष्टा कर रहे थे। पानीपत के युद्ध के में यद्यपि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया, किंतु इससे अफगान जो है शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है लाइन आ सकता है, देखो ऐसे कोई बोल दे कि भाई जो है अफगान, जैसे कि भाई बाबर ने जो है क्या बोलते हैं कि जैसे मतलब जो है इब्राहिम लोदी को मारा उसी समय क्या बोलते हैं कि अफगानी शक्ति का उन्मूलन हो गया। तो ये गलत है, क्योंकि अफगानी शक्ति तो भाई किसी एक आदमी को या राजा को मार दोगे तो थोड़ी ऐसे कि पूरा वंश को ही मार दिया तुमने, है ना। वो बात अलग होता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई जो है पूरा वंश खत्म कर दिया इसने, एक ही दो जगह होगा। पर यहाँ पे क्या है ना कि जो है अफगान वंश को जो है या अफगानी जो है उनका पूरा जो समूल नष्ट नहीं हुआ, उनकी शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ था। ठीक है, उनकी शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ था। इब्राहिम लोदी का भाई जो था वो महमूद लोदी था, हम पहले बताए महमूद लोदी था ना। महमूद लोदी बंगाल के शासक नुसरत हाँ देखो ये था क्या ना कि इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, और बंगाल के शासक जो है उस समय नुसरत शाह था। ये उसकी सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता। ऑब्वियसली ये सोचा होगा कि भाई जो है भाई को तो मार दिया, पर अब मुझे तो कुछ करना ही होगा। अब मुझे कुछ करना होगा तो मैं अकेले कैसे करूंगा। मतलब उसको हटा दिया ना तो उसका सत्ता पावर सब खत्म हो गया, सैनिक उन्हीं उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब थोड़े मोड़े टूचे ऊंचे होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उसने जो है कि बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह बोला कि देखो यार तुम्हारे जो नाम में जो मेरा नाम महमूद लोदी है, तुम्हारा नाम जो है नुसरत शाह, तो बहुत बढ़िया सेट करेगा तुम फिर से हम लोग जो है मैं जो है अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर उधर बिहार में भी तुमको पता ही है, बिहार में जो है क्या बोलते हैं शेर खां, जिसको है ना बिहार में शेर खां जो अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। वो चाहता था कि भाई मैं भी कुछ क्या है स्वतंत्र बनूं। अब सब बंगाल बिहार देखो हर जगह यहीं पे ऐसा ही चल रहा था। तो मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। ठीक है, शुरू से ही देखो मुगलों को भारत से सब कुछ निकालना ही चाहता है। बट जब मुगल सत्ता जब स्थापित हुई तो उसके बाद में पहले तो बाबर पावरफुल था, फिर हुमायूं थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा ढीला पड़ा तो शेर शाह सूरी जो है काट देगा उसका। ठीक है,
उसका काट देगा, बोल रहे हैं कि जूतियाँ काट देगा उसका, ठीक है। इब्राहिम लोदी का चाचा जो है अब आलम खान, पता है आलम खान जो है अपने बेटे इन सबको भेजता है, अपने कोई शायद दोस्त को या किसी को भेजता है, उसी से बाद में ये जो है आता है, इसको मतलब पत्र भी भिजवाता है। तो अब सोच रहा है कि आलम खान सोच रहा है कि चला मुगल सत्ता मिलेगी, मेरे को सत्ता मिली नहीं तो आलम खान भी तो तड़पेगा ना। तो इब्राहिम लोदी का चाचा जो आलम खान था, आलम खान गुजरात के शासक से सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो थोड़ा सा एक बार मैपिंग हो जाए, क्या मैपिंग हो जाए थोड़ा बढ़िया हो जाएगा ना। बिहार, बंगाल और गुजरात। गुजरात का याद रखो कौन था शासक, गुजरात के शासक का नाम नहीं दिया, बस आलम चाचा खान जो है उस आलम चाचा खान है, आलम खान जो है उससे हेल्प लेना चाहता गुजरात के शासक से। तो एक बार मैपिंग थोड़ा देख लेते हैं। चलो हम लोग पहुंच गए हैं मैपिंग पर। देखो गुजरात के समय गुजरात से कौन लेना चाहता है, गुजरात से जो है आलम खां से याद, गुजरात जो है आलम खां गुजरात से हेल्प लेना चाहता है, ठीक है। फिर जो है बिहार में जो है वो कौन है, बिहार जो है वो उसमें शेर शाह सूरी है, शेर खां जिसको बोलते हैं, अभी शेर खां सूरी नहीं बोलेंगे, शेर खां ये भी अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है। फिर बंगाल का बात करते हैं हम लोग, जो आधुनिक बस एक मतलब सिंपली हम लोग एक बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से राज्य, तो आपको कम से कम याद रह जाए। देखो ये बिहार में था, ये बंगाल में था। बंगाल में कौन था, बंगाल का जो राजा था वो था नुसरत शाह उस समय, नुसरत शाह से क्या है ना कि जो है ये हेल्प लेना था चाहता था, क्या कौन है, महमूद लोदी, ठीक है। महमूद लोदी बोला कि भाई नुसरत शाह को है, भाई नुसरत शाह यार थोड़ा हेल्प कर दो, है कि नहीं, तुम हेल्प कर दोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो बोला कि हेल्प तो कर लेंगे, हेल्प करने में क्या दिक्कत है। तो ये कम से कम ये ध्यान रखना है कि महमूद लोदी जो है उसने कहाँ से हेल्प मांगी, वो उसने जो है हाँ बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी, ताकि वो भी फिर से क्या कर सके, उस जगह पे कब्जा कर सके, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं के सैन्य अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हुमायूं ने कहाँ कहाँ सैन्य अभियान किया, ये डेट भी याद कर लेना है क्रम वाइज जो रहता है ना। जैसे कि हुमायूं ने 1531 में तो मतलब जैसे ही इसने मतलब जैसे 1530 में ये बनाया था राजा, आप कितने में जस्ट बाइक को सोचो 31 में इसने स्टार्ट भी कर दिया। हालांकि लोग इसको बोलते हैं कि ये कमजोर शासक था, बट ऐसा कहीं होता है, देखो एक आधा बार तो कहीं आदमी हार ही जाता है क्या। तो जो भी है हम इतिहासकारों के खिलाफ नहीं है, बट मेरा एक पर्सनल, सबका एक पर्सनल व्यू भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो हुमायूं ने 1531 में सोचो इसने स्टार्ट कर दिया। अब जो है काली मिर्च से नहीं, कालिंजर, ठीक है, कालिंजर से इसने स्टार्ट किया। और कालिंजर के शासक जो है उसमें थे प्रताप रुद्र देव, नाम इनका सबसे हैवी रहता था, पर खास नहीं थे। हाँ जैसे अपना पहला आक्रमण किया था ना, ये पूछ सकता है किस पर जो है पहला आक्रमण किया था, तो कालिंजर पर 1531 में कालिंजर पर किया था। उस समय उसका शासक था रुद्र प्रताप देव, ठीक है, प्रताप रुद्र देव PRD, ठीक है। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही यह सूचना मिली थी कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अब देखो जैसे उसने वहां पर पहला उसने अपना आक्रमण किया कालिंजर पर, तो आक्रमण करते ही उसको ऐसा न्यूज आया कि जो महमूद लोदी है, जो उसका एकदम अफगान जो सरदार था, वो जो है वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। मतलब वहां पे उसको डर लगने लग गया कि ये फिर से कहीं कब्जा ना कर ले। इसलिए क्या हुआ कि कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट आया। बोले कि छोड़ो रहने दो, बेंचो तो फिर ऐसे तैसे कर देगा, है कि नहीं, बहुत मुश्किल से मिला है सत्ता, ये फिर से जीत लेगा, इसलिए भाग आया। फिर से पैसे वैसे लेके आ गया था, सैनिकों की क्षतिपूर्ति, बोले सारे जल्दी क्षतिपूर्ति मारेंगे, दो गुमूसा, ठीक है। फिर देखो 1532 में दोहरिया, कोई बोले ना दोहरिया, कैसे याद देखो, दो है पीछे देखो 1532, तो पूछ लेगा, मान लो कि दोहरिया का जो है उसने कब किया था दौरा, तो यानी दोहरिया, ठीक है। तो दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना, और अब देखो बहुत बोला कि मोहम्मद, उसको लगा होगा ना कि भाई महमूद लोदी जो बार बार जो है वो, भाई मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, पीछे से महमूद लोदी जो है वो क्या नाम है कि सत्ता हथियाने की कोशिश करता है। तो अब जो है क्योंकि उसको पहले ये बात पता नहीं थी, कालिंजर का जैसे युद्ध हुआ तो उसको पता चला कि जो क्या नाम है मोहम्मद लोदी जो है वो उधर जौनपुर की तरफ कूच कर रहा है।
तो उसको पता चला कि हाँ कि अभी महमूद लोदी को साफ करना होगा, क्योंकि ये अगर इसको साफ नहीं किया तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर इसने जो है अगला जस्ट तुरंत इसके बाद में जो है इसने ये याद दोहरिया वाला स्टार्ट किया। ठीक है, दोहरिया नामक स्थान पर इसने हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच में युद्ध हुआ, तगड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हो गई ना। अब देखो पराजय हो गया, पेल दिया महमूद लोदी को यहाँ पे। ठीक है, महमूद लोदी मतलब अफगान का कुछ हिस्सा, मतलब अफगानों का जो थोड़ा प्रॉब्लम था ये उसने यहाँ सोल्व कर दिया ना। अभी देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके बारे में, है ना। 1932 का ही 1532 का, मेरे को जो है ना बार बार 19 जो बहुत याद आता है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 1532 में 1532 में हुमायूं ने चुनार किला, मतलब हम लोग चुनाव करते हैं, चुनाव कर रहे हैं, चुनार कर रहा है अपना, तो नाम इसे पड़ा चुनार, चूना, पहले नाम आ रहा चूना, मतलब इसमें इसको चूना लगेगा। ठीक है, चुनार किले का घेरा डाला। ठीक है, हुमायूं के चुनार किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खां सैन, जिसको बोलते हैं शेर शाह सूरी के पास। ठीक है, ये अफगान आदमी, ये खुद ही अफगान था। ठीक है, ये बिहार में था। ठीक है, हाँ बिहार में था, वो बंगाल का था। क्या नाम है, नुसरत के साथ जो था वो बंगाल में था। 4 महीने लगातार, अब देखो 4 महीने लगातार उसने किले की घेरीबंदी करने के बाद, शेर खां इतना जल्दी थोड़ी आ रहेगा, शेर खां सूरी से तो उसकी फटती थी, है कि नहीं। पहली बार मिला था तो पता नहीं था ना भाई। जैसे मान लो कोई बहुत फास्ट बोलर, बहुत हैवी बोलर होता है, जैसे है ना, जैसे मोहम्मद आमिर, लोग कहते हैं बहुत हैवी है, या बुमराह, तो जो भी पहले फेस नहीं किया रहता तो पहले तो उसको बहुत अच्छे से फेस करता है, मतलब फिर जो है या फिर जोफ्रा आर्चर, फिर जब उसको फेस करने लगता है जो 2-3, तो उसको पता है कि थोड़ा हार्ड प्लेयर है ना। तो पहली बार उनको बीच में क्या हुआ ना, शेर खां सूरी और हुमायूं को एक समझौता हो गया। उसने बोला 4 महीने कर लिया तो ऐसे तुमसे कुछ होगा नहीं, अब तुम समझौता कर लो, है कि नहीं। समझौते के तहत भाई कुछ लिया दिया जाता होगा और कुछ छोड़ा जाता है। तो छोड़ेगा क्या, चुनार के किले का जो है क्या ना घेराबंदी किया, तो घेराबंदी को छुड़वाएगा और क्या करेगा, है कि नहीं। क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है क्या, दिमाग लगाओ। देखो हाँ, समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ, अब देखो वहां पे क्या हुआ ना कि शेर खां सूरी जो है समझौता हो गया। समझौते के तहत अब कुछ चीज लेने देने होती है, तो जो शेर खां सूरी था, मतलब जो शेर शाह सूरी था या जिसको शेर खां बोलते थे, उसने क्या किया ना, अपने बेटे कुतुब खां, बेटे का नाम कुतुब खां था। कुतुब 1-2 जगह नाम आएगा, ये याद रख लो। इसके बेटे का नाम कुतुब खां था, वो पहले जो आया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुब खां को बोला कि तुम एक अफगान सैनिक की टुकड़ी ले लो और जो हुमायूं की सेना में भेजना। उसने बोला स्वीकार कर लिया। ये हुमायूं ने शर्त रखी होगी भाई जो अपने तुम बेटे को जो है एक अफगानी सैनिक की एक टुकड़ी लेके मेरी सेना में भेज दो, मेरी सेना से लड़ेगा वो आज से। ठीक है, तो बोला ठीक है भेज दो भाई, समझौता हो रहा है तो कुछ सेटिंग करना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है भेज दिया। बदले में चुनार के किला शेर शाह के अधिकार में छोड़ दिया। बोला कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, ये चुनार वाला किला जो है इसी पे 4 महीने से टिका है, कुछ मतलब प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें तुम रहो मस्ती से। तो बोला ठीक है। ये यहाँ पे इसका खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला केस खत्म हो गया। अब 1534 में जो है 1534 जो है 1534 में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा, ठीक है, मोहम्मद जो है, अब देखो बिहार वाले से ही फिर से दिक्कत हो रहा है। मोहम्मद जो है जमान मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोहों का हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। नाम बहुत बढ़िया रखा, देखो मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, सुल्तान भी और मिर्जा भी, सोचो। ठीक है, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तो सुना ही, नाम सुना है सुल्तान मिर्जा, मूवी वंस अपॉन ए टाइम। तो याद रखो यहाँ पे हुमायूं ने ही वंस अपॉन ए टाइम को वंस अपॉन ए टाइम बना दिया था, है ना, टाइम खत्म कर दिया था, उनको सफलतापूर्वक उन्होंने दमन कर दिया। फिर अब बातें करते हैं 1535 से लेके 1536 के बीच में। तो अब जो है हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में, अब देखो बहादुर शाह सारंगपुर, देखो क्योंकि दिक्कत तुम ध्यान अगर सबसे देखो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या थी। गुजरात का शासक था ना, गुजरात के शासक क्योंकि आलम खां शाह जो है उसे हेल्प लेना चाहता, फिर बंगाल और बिहार का मैंने चर्चा किया, तो उन्हीं में से ही कोई लोग निकल के आएंगे और उन्हीं जो पहले जो मैंने बता दिया कि ये जगह होगी, है ना, यहाँ से जो है विलन्स निकल के आएंगे, है ना। तो ये विलन्स जो है ये मतलब हुमायूं की लाइफ के लिए विलन्स जो है
वो जो है वो क्या है ना कि फिर तुमको डिस्कस करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से आदमी थे। ठीक है। हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ। कहाँ? सारंगपुर में। सारंगी बजा दी वहां बहादुर, नाम तो उसका बहादुर है, पर देखो अभी सारंगी किसकी बजेगी ये तो पता चलेगा। ठीक है, सारंगपुर में, पर लड़ाई उसके सारंगपुर में हुआ। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्क की, सोचो कितना मतलब मेहनत कितना करा, सोचो बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक 72 तोपखाने का निर्माण कराया। बोले कि इसका बाप भी जीता था साला हुमायूं का तोपखाने से, तो अब हम भी जीतेंगे कि नहीं। तो हालांकि हुमायूं के खिलाफ युद्ध में बादशाह की पराजय हुई, बहादुर शाह की ओबियसली है पराजय। अभी तो काफी चीजों में उसका पराजय सबको हरा रहा है। और वो जो है मांडू भाग गया। बहादुर, नाम तो बहादुर शाह और साले एक नंबर के गांडू, समझे, और भाग गए मांडू, समझे। इस तरह से हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात जो है, देखो ठीक है, इस तरह से बाद में क्या होना है, इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय कर लिया। मांडू और चंपानेर पर विजय कर लिया तो मालवा और गुजरात भी उसके अंडर ही में आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके अधिकार में आ गए। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से, ये टर्की से सहयोग ले रहा है भाई, पुर्तगालियों से, ठीक है, सहयोग से पुनः गुजरात व मालवा पर अधिकार कर लिया। बोले कि इसको हटाओ साले को, इसके एक नहीं। परंतु फरवरी 1537 में बहादुर शाह खुद ही मर जाता है। तो क्यों इतना नौटंकी कर रहा था, है कि नहीं। फिर 1537 में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा। अब देखो, अब जो है इतने पूर्व की ओर बढ़ा, इसने बोला कि अब बहुत हो गया, अब देखो पूर्व की ओर चलते हैं। उसने चुनारगढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खान ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोके रखने का निश्चय कर रखा था। ठीक है, देखो अब क्या हुआ ना कि भाई उसने अपने बेटे को बोल दिया कि जाओ कुतुब का, तुम वहां पे जो है ना वो चूतिया फिर से आ गया। ठीक है, मतलब से बोला होगा कि भाई हुमायूं जो है फिर से आ गया है, तुम जो है उस पर ध्यान दो, है कि नहीं, तुम जो है वो उसको पेलो जाके। तो हुमायूं पूर्व की बढ़ा, उसको चुनारगढ़ जो है, चुनारगढ़ का किला, उसमें तो जो है क्या नाम है, उसका दिल बस गया था एक से, समझो तो उसने जो योजना बना ली, ठीक है, अधिक से अधिक जो है उसको समय तक रोके रखने के बाद बोल दिया। फिर 6 माह पश्चात हुमायूं ने पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनारगढ़ पर अब कब्जा कर लिया और बंगाल की ओर बढ़ा। अब देखो उसने जो है बिहार में तो जो है गड़बड़ कर ही दिया। ठीक है, बिहार में उसने गड़बड़ कर दिया, बिहार में किया था ना, ठीक है, बस हाँ, मतलब इसे ये समझ लो कि उधर ही साइड में था। तो ये तुम्हारा क्या नाम है, चुनार का किला उधर साइड में। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ ना, 6 माह में जो है उसने पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनारगढ़ का अब कब्जा कर लिया और अब बंगाल की ओर वो बढ़ा। यानी बंगाल में जो था ना कि क्या उस समय था कि गोंड जो बंगाल की राजधानी थी, उस समय गोंड जो बंगाल की राजधानी के पास स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध हुआ, जिसमें अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जन्नताबाद, बहुत जनता मरी, जनता जो है आबाद की जगह बर्बाद हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसका नाम है जन्नताबाद, इसने रख दिया। सोचो मतलब बहुत लोग यहाँ पे मरे। बंगाल से लौटते हुए हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में 27 जून को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित। चौसा में हुमायूं को चूसा दिया उसने। शेर से भिड़ेगा तो पता है, चूसा तो मारेगा ना, तो हुमायूं को है ना चूसा दिया उसने, ऐसे ध्यान, ऐसे याद कर, चौसा। ठीक है, हुमायूं एक भिस्ती या निजाम की सहायता से अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा, है ना, मतलब कोई निजाम या किसी जो भी हो उसकी सहायता से। अब ये तो पता है, ऐसा भी को पता है ना कि बच के भाग जाता है वहां से ना। ऐसा माना जाता है कि जिस भिस्ती की सहायता से हुमायूं अपनी जान बचाने में सफल रहा, उससे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया और भिस्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए। वाह वाह भाई, भिस्ती इसका तो अलग ही चुतियापा, क्या एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के, बताओ वहां हरामी है कि नहीं साला। ये तो सारे जानवरों के खाल उधड़वा देगा इस हिसाब से, जैसे भिस्ती बन जाते तो राजा क्या। इसका उल्लेख कलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में, बोले हुमायूं से कुछ होता तो था नहीं, फिर जो है उसको भगाया, जिसने पार करवाया था ना, उसी को बोला कि तुम एक दिन के लिए सीएम, जैसे पहले एक दिन का सीएम नायक वाला सीन है, समझा। हुमायूं
जो है वो हो गया अमरीश पुरी, और जो है भिश्ती हो गया यहाँ पे अनिल कपूर। ठीक है, तो अनिल कपूर, जैसे कि अनिल कपूर तो अच्छा काम कर रहा था, पर ये तो चमड़े के सिक्के निकल मारा, ये थोड़े ज्यादा मतलब अल्टर है, क्या बोलते हैं, इट्स शॉकिंग मोमेंट। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया। मैंने बोला कि अरे पेल दिया हुमायूं को, बोलेगा तो ये राजा है, हम शेर हैं, सुल्तान है। तो उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और साथ ही अपने नाम के खुतबे पढ़ाए गए, देखो, और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। खूब मतलब बोले, क्या बोले, पूरा एकदम जश्न चल रहा है, पूरा एकदम शेर शाह की उपाधि ले ली, खुतबे पढ़वा रहा है, और एकदम पूरा सिक्का उक्का खूब खूब ढलवा रहा है। बोला निकालो आज तो, राजा एकदम खुश से जीते हैं भाई, जीते हैं। 1540 में क्या होता है ना कि 1540 में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम यानी कन्नौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता ने यहाँ भी उसको, देखो जिंदगी में कभी कभी होता है कि इंसान कभी असफल होता है तो लगातार असफलता उसके साथ नहीं छोड़ती। तो हुमायूं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना। तो उसने अपने भाई जो है जिंदाल और जो कामरान, देखो कामरान उसका हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कामरान से पहले ही उसका दिक्कत हो रखा था ना। कामरान से उसने लाहौर और जिंदल, जो जिंदल क्या बोलते हैं, लाहौर और मुल्तान, है ना, मुल्तान ले लिया था। सोचो उसके भाई लोग ने भी कहीं उसको हेल्प नहीं किया। वो जो, हाँ उसको लगा होगा कि भाई पहले से जीत रहा है तो हो सकता है इसमें जीत गया, वो बात बाकायदा जो है बाद में अलग बात है कि वो हार गया। ठीक है, फिर उसने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम यानी कन्नौज को उसने चाहा कि जीतना, पर जिंदगी जब हराती है ना, तो जब जिंदगी लेती है तो इस तरह से लेती है कि घुमा घुमा के लेती। लेकिन हुमायूं की असफलता ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। असफलता बोली कि अब चलो हुमायूं बाबा, अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे कुछ दिन। ठीक है, हुमायूं ने इस युद्ध में असफलता के बाद शेर शाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे, आगरा और दिल्ली। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता में एक बार फिर अफगानों के हाथों में आ गई। अब फिर से एक बार अफगान आ गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हुमायूं की असफलता का, मतलब हुमायूं की असफलता का क्या कारण था, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि हुमायूं का असफलता क्यों हो गया। हुमायूं जो है ना, पहले सब बोला था साम्राज्य का बंटवारा, उसको नहीं बांटना चाहिए था। ठीक है, देखो बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसने बोला कि तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना ना। जैसे हर किसी माँ बाप का इच्छा होता है कि उसके जो है क्या बोलते हैं कि बड़ा बेटा जो है अपने छोटे बेटों का ख्याल रखे। मूवी में भी देखा होगा, स्वर्ग मूवी, यू कैन सी द स्वर्ग मूवी, उसमें भी जो है माँ जो है कसम देती है बेटे को कि तुम जो है उनके लिए मम्मी पापा के जैसा रहोगे ना, जो उनको कभी उनकी याद नहीं आने देना, है ना, मतलब कभी कमी खलने नहीं देना। तो इस तरह से उसने भी एक इमोशनल ये पिक्चर टाइप में है कि इट्स इमोशनल थॉट। उन्होंने बोला कि तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हो सकता है मैं कल रहूं या आज रहूं या कल ना रहूं। तो हुमायूं ने बाबर की इच्छा को मानते हुए उसने बोला कि जब कोई मरता है इंसान तो, या मरने वाली स्थिति में होता है तो इंसान जो कुछ भी बोलता है ना, तो उसके बाद को इंसान बहुत लोग मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या है कि इमोशनल सीन है। तो इच्छा को मानते हुए साम्राज्य को अपने भाइयों में समान अनुपात में विभक्त कर दिया। क्या बात है, ये भी इसकी, देखो भले ही लोग इसको कितना गाली बोल, पर इसने अपने भाइयों को अपने बराबर का हिस्सा दिया। पहले के भाई जो लोग मार देते थे, तो इसने अपने बराबर का हिस्सा दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं। हालांकि इसके लिए इसको तारीफ कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इसको ये बोलता है कि यार दूरदर्शी और ये जो भी है घटिया राजा था, मतलब चलो ठीक है, फिर भी जैसा इतिहासकार बोले वैसे, पर अपना भी कॉन्सेप्ट आप तैयार कर सकते हो। जबकि उस समय आवश्यकता संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की थी, ना कि उसके विभाजन किया। ये बात भी एक सही है कि उस समय जो है तुमको कहना कि भाई जो साम्राज्य, क्योंकि तुरंत ही अभी बना, और 4 साल के तुरंत 4 लड़ाइयाँ भी उसने लड़ी है बाबर ने ना, और बाबर का अंत समय नजदीक है, और जो साम्राज्य जो अभी भी टूटा हुआ। तो उस समय तुमको दिमाग ये लगाना चाहिए कि पहले जो है राज्य जो है उसको एक मतलब एक मोती की मालियों के जैसे पिरोना चाहिए, एक रूप देना चाहिए उसको ना, एक सूत्र में उसको पिरोना चाहिए, ना कि विभाजन करना चाहिए। इससे साम्राज्य की शक्ति पर आघात हुआ। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली के सिंहासन अधिकार की आशंका आकांक्षा भी रखने लगे। अब उनका भी मन हो गया कि भाई बन सकता तो हम क्यों नहीं। सोचा होगा कि भाई हुमायूं बन सकता है तो फिर हम लोग में क्या दिक्कत है, हम लोग भी तो बन सकते हैं ना। ठीक है, इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली से हो गया, और अनेक बार उन्होंने विद्रोह किया। सोचो, उन्होंने भी अनेक बार विद्रोह जो है कर दिया।
संकट के समय हुमायूं के किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया, परिणामतः विद्रोहियों को हुमायूं के विरुद्ध सफलता मिली। सही बात है। अब ये देखो, ये सबसे बहुत बुरा फैक्ट है कि भाई उसने अपने जो है अपने पापा की बात मानने के लिए मानते हुए जो है उसने क्या किया कि अपने जो प्रॉपर जो अपने जो राज्य था उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया और उनको भी शासन दिया है ना, अपने बराबर अपने भाइयों को। पर अंत समय में क्या है ना कि उनका भाई भी उसके साथ नहीं आया, ये सबसे बुरा बात है ना। ये बताता है कि यही कलयुग है ना, कि जिसने उनके लिए उतना अच्छा किया ना उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसको साथ ही नहीं मिला। ठीक है, हालांकि फिर नहीं देता तो फिर लोग यही बोलते कि फिर अपने भाइयों को मार दिया। इस तरह से कहानी जो है, जैसा इंसान होता ना वैसी कहानी होती है। चलो जो भी है, शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा है ना, शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा। हुमायूं ने शेरशाह को निरंतर बढ़ती शक्ति की उपेक्षा की। उसका मानना है कि वह जब तक चाहेगा आसानी से शेरशाह को परास्त कर देगा। देखो, हुमायूं ने शेरशाह की निरंतर बढ़ती शक्ति की उपेक्षा कर ली, मतलब बुराया करता था उसका, मतलब बोले क्या है शेरशाह कुछ है मेरा, उड़ा दूंगा एक बार में। उसका मानना था कि वह जब चाहेगा आसानी से शेरशाह को परास्त करेगा। मतलब भाई एक बार बोले मूड बना लिया ना तो शेरशाह को क्या ना चूहा सा बना देंगे। वो बोला कि तुम टेंशन मत लो, एक बार मतलब बस एक बार ये सोचना ही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। ये ध्यान रखना, ऐसी सोच ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हालांकि देखो, ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, पर आपको सोचने के साथ आपको वो वर्क भी करना होगा। अगर वो सोचता था तो इसमें कोई बुरा नहीं है, ये सोच बुरी नहीं है ना। ये सोचना, हालांकि इसमें इतिहासकार में लिखा है कि सोच उसकी भूल थी, बट ये सोच भूल नहीं हो सकती, पर उसका एग्जीक्यूशन उसने नहीं किया, ये उसकी भूल है ना। 1532 में चुनार के घेरे सही बात, चुनार के घेरे में क्या हुआ कि हुमायूं शेरशाह से संधि के बजाय उसके सुनहरे मौके का फायदा उसकी शक्ति को क्षीण कर सकता था। सही बात है, जब उसने चुनार का घेरा किया ना तो चूतिया ने समझौता करने की जगह हो सकता है उसको पेल देता वहीं पे, लेकिन इतना दिन तो घेरा किया ही था, हो सकता है संधि करने की जगह या फिर उसकी शक्ति कम कर देता तो शायद आगे समस्या ना करना पड़ता, तो उसको फिर दिक्कत था। इसने ये जो है उसका दूरदर्शित थोड़ा सा इसमें यहाँ बोल सकते हो कि उसका थोड़ा दिमाग उसने ध्यान नहीं दिया। फिर विलासितापूर्ण जीवन, हम पता है राजा बना है तो थोड़ा विलासितापूर्ण जीवन आ ही जाता है हर किसी के में, तो हुमायूं भी उसी में से एक था, शिकार था विलासिता। ठीक है, हुमायूं की असफलता का एक कारण उसके द्वारा समय का सदुपयोग ना करना। भाई समय का सदुपयोग नहीं करना था उस समय, रणनीतियां या कोई चीज या लड़ाई से संबंधित कुछ या सेनाओं को संगठित करना, इस तरह का कार्य इसने करने के बजाय जो है मजे लेने में ज्यादा ध्यान दिया इसने कि मजे लेते चलो। ठीक है, जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी वह विलासिता में व्यस्त हो जाता है। देखो ऐसे भी सिंपल ही एक तुम ले सकते हो, जैसे कि जो बच्चे आजकल क्या है ना कि समय पे पढ़ते नहीं, जैसे मान लो कि 11-12 के बाद में जो है अच्छा पढ़ाई का जरूरत पड़ता है वैसे है ना, और उसके बाद में क्योंकि उसी के बाद में जॉब का ज़्यादा चांस रहता है तो उस समय बच्चे पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या होता है कि असफलता उनके हाथ लगती है और कहीं ना कहीं चाय की टपरी और ठेले पे वो लोग मिलते हैं ना, अच्छी सरकारी नौकरी जो है उनको नहीं मिल पाती जो व्यवस्थित जीवन चला सके, है ना। तो वही विलासितापूर्ण व्यक्ति जो है उसने उस समय जो आगे बढ़ने के लिए विजय प्राप्त करने की जगह विलासिता को चुना तथा शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी कर लेने का मदद समय दे देता था। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला जो लड़ाई करने वाला है वो अपना आराम से सेना उना बना रहा है लड़ने के लिए। जैसे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करने के पश्चात उसका पूर्णतः अनुमोदन किए बिना ही मांडू में विश्राम करना उचित समझा। सोचो, मतलब जो है उसको मारा नहीं होगा ना, बहादुर शाह को परास्त, वो भाग गया था ना, मांडू भाग गया था, तो वहां पे फिर बोला कि कोई नहीं, इसको उन्मूलन किए बिना ही उसको जो है मांडू विश्राम में कुछ विश्राम करना। उसने बोला कि पहले काम पूरा किए बिना विश्राम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि किसी भी काम को करो उसके बाद में विश्राम करो, चाहे वो काम कितना ही बड़ा ही क्यों ना हो, तब तक विश्राम मत करो। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह ने पुनः शक्ति संचित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया और वास्तव में विलासितापूर्ण जीवन जीने का स्वभाव हुमायूं के पतन का प्रमुख कारण बना। क्या बात है, सही बात है। काम के समय अगर काम को इज्जत नहीं दोगे तो तुमको भी कोई इज्जत नहीं देगा। ध्यान रखना, इस दुनिया में काम से इज्जत मिलती है। अगर तुम अपने काम से नाम कमाओगे तो कोई माई का लाल तुम्हें रोक नहीं सकता। तो इसने ऐसा किया नहीं है ना, इसने क्या है ना विलासिता को चुना अपने काम के बदले। तो काम करना चाहिए था जिस समय इसको वो विलासितापूर्ण जीवन को
भोग कर रहा था, तो ओबियसली पराजय ही इसको मिलना था, है कि नहीं। हम लोग बात करें हुमायूं की दुर्बलता का। देखो लेनफुल ने हुमायूं की दुर्बलता के बारे में लिखा है कि लेनफुल ने क्या लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण देखो है ना, उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। सुंदर थी पर विवेक रहित दयालुता थी, मतलब उसमें कोई विवेक नहीं था। सुंदर तो था परंतु विवेक रहित। हाँ, किसी का दयालु होना हो सकता है, बाद में जो है उसकी नीतियों को मूर्खता बताया जा सकता है ना। जैसे आज जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, हर किसी को जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव बताया जाता है। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है, ये बात ध्यान रखना। हुमायूं ने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया, स्थिति के अनुकूल नहीं कार्य किया। जैसे कि चौसा के युद्ध किसका था, याद करो चौसा का युद्ध किसका था, चौसा का युद्ध किसका था, याद है। देखो हुमायूं और शेर खान जो है, या शेर शाह सूरी जिसको कहा जाता है, तो अभी उसको शेर खां ही क्यों कहा, क्योंकि वो जीता नहीं था ना, तो शेर खां कहोगे तो फिर क्योंकि जीतने के बाद में उसने जो है ये युद्ध जैसे ही वो जीतेगा ना, तब वो शेर शाह सूरी की उपाधि लेगा, इसमें चुसाएगा हिमांशु क्या नाम है, सॉरी हुमायूं को, ठीक है। तो हुमायूं के युद्ध, चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण जब वर्षा का पानी उसके शिविरों में भर गया था तथा जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा, इसे सबक लेकर उसने बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में समय ऊंचे स्थानों पर शिविर लगाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया और एक बार फिर पुरानी परेशानी का सामना करना पड़ा। कितना बड़ा चूतिया, मतलब महान चूतियों में से एक चूतिया था, ये भी कह सकते। कुछ उसकी गलतियां थी, ऐसे ही कोई किसी को गलत नहीं बोलता, क्या है कि नहीं। तो देखो उसने क्या था ना कि भाई जब चौसा का युद्ध हुआ तो उसने नीचे शिविर लगाए, है ना। शिविर जो है, जैसे मान लो कि जैसे ये धरती है, जैसे मान लो इस तरह का फेस है ना, तो इस तरह से और इस तरह से तुम मान लो यहाँ पे लगाओगे तो बारिश होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ना नीचे साइड में। तो तुम ऊपर लगाओ साले, जब ऊपर लगाओ जिससे क्या होगा भाई, पानी सारा बह के नीचे जाएगा, है ना। तो उसने ऊपर नहीं लगाया, नीचे लगाया, तो फिर से दोनों ही टाइम उसने वही किया, इसलिए इसको बेवकूफ बोल रहे थे, ठीक है। चलो जो भी है, हाँ इसकी गलती था, ये तो इसका गलती था एकदम। तो हुमायूं का निष्कासित जीवन, देखो ये हो गया। अब हुमायूं का निष्कासित जीवन जो है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हुमायूं, ये तो सब कारण हो गए कि कौन सी दुर्बलता थी भाई, उसको साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, शेर शाह की बढ़ती जो शक्ति उसकी तो उसने अपेक्षा की, फिर विलासितापूर्ण जीवन, ये सब जो है उसके असफलता के कारण हो गया। अब हम लोग लास्ट में उसको पढ़ते हैं निष्कासित जीवन कहाँ उसका गुजरा ना। देखो आगरा व दिल्ली पर शेर शाह का तो अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। ईरान की सिंध होते हुए वो पाकिस्तान, मतलब सिर्फ पाकिस्तान होते हुए फिर वो ईरान चला गया। बोले जाते हैं ईरान, वहाँ पे कुछ है, क्योंकि ईरान जस्ट पास ही में तो है, पड़ता है कि नहीं, जस्ट पाकिस्तान से सटा हुआ ही है ईरान, याद रहेगा। ईरान चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। किससे? हुमायूं ने मीर अली अकबर, देखो बाप बेटे का नाम भी यही था, है ना, अकबर था बस, तो पर ससुर का नाम भी यही है, अकबर वाला, कुल मिला के ये याद कर सकते हो ना कि भाई ससुर का नाम वही था उसके जो उसकी बेटे का था। तो हम पत्नी का नाम था, उसका नाम जो हुमायूं से था, पत्नी का भी नाम हा और माँ दोनों से स्टार्ट, हुमायूं था, ये हुमीदा थी, ठीक है। पुत्री हमीदा बानो जो है बेगम, जब 1541 में इसने निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के दौरान हमीदा बानो ने 1542 में मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। क्या बात है कि नहीं। फिर उसने बोला कि कालांतर में अमरकोट के जो शासक थे, है ना, हमीदा बानो में निकाह कर लिया और कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के दौरान हमीदा बानो ने अमरकोट में, मतलब सोचो अमरकोट में जो एक अमर राजा का अमर राजा का निर्माण हुआ, जो बिना कोट के पैदा हुआ था, है कि नहीं। कोट ऐसे सब बिना कोट के, पर याद करो क्या ना, जो हालांकि उसने बहुत बड़ा मतलब कोट पहना था, कि मतलब कोट पहना था मीन्स कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा आगे साबित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सम्राट अकबर की जो है वो जन्म हो जाता है। हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन रूढ़ होने के प्रयत्न, जो है सिंहासन रूढ़ होने के वापस जो उसने प्रयास किए उसके बारे में बात करें। देखो निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा, ठीक है, निर्वासन के दौरान अब चला गया, ठीक है, काबुल में रह रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। वाह क्या बात है, कंधार पर तो आ गया, कंधार और काबुल। हालांकि कंधार जो है, कंधार किसके पास था, उसके भाई के पास था ना, मेरे हिसाब से जहाँ तक पता है, कंधार उसके कामरान भाई के पास में था, ठीक है।
1553 में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य से विघटित होने लगा। अंत ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति करने का अवसर मिलता। ठीक है, अब देखो इस्लाम शाह जो उसका उत्तराधिकारी था, उसकी मृत्यु के बाद उसको लगा कि अब तो चांस है फिर से जीतने का ना। तो क्या 1554 में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। ठीक है, सेना के साथ पेशावर पहुंचा तो 1555 यानी 1555 ईस्वी में उसने जो है लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। मेरे को लग रहा है ना वो अपने भाई वाला जगह पर ही कब्जा कर रहा है। फिर 1555 में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा क्या मछली लेने गया था, मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हेबत खां और तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहे और इस तरह संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। क्या बात है। अभी देखो जिंदगी, वही बोला, जिंदगी जो है ना कुछ देर तुम्हारी लेती है, फिर अगर तुम अच्छा संघर्ष करोगे तो हो सकता है जिंदगी फिर तुमको कुछ दे। तो इसे को अभी तक देखो फिर से इसको वापस कुछ में कंधार जीता, फिर इन्होंने जो है पंजाब वाला कोई कुछ पेशावर, लाहौर ये सब जीता, फिर जो है इधर पंजाब वाला जो है ना, इधर पंजाब वाला मुगलों में अंडर में आ गया। तो ठीक है, बढ़ रहा है, मतलब जिंदगी आगे बढ़ रहा है, अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो जो है बता दिए थे कि कौन कौन सा, जैसे कि माना बेग वाला, जिसका कौन था बनाने वाला, ये मिर्जा गयास बेग था, जिसने ये हमीदा बानो की, मतलब हमीदा बानो की भेंट था एक, ये जो भी कब्र वब्र थी इसके लिए। ठीक है, फिर हुमायूं का मूल्यांकन ये बोला जाता है कि देखो हुमायूं जो है जीवन का इसका संघर्षों से बढ़ा रहा। ठीक है, जीवन भर संघर्ष करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। अब हम लोग कैसे याद करेंगे लेनपुल ने ये बात की। देखो लेनपुल जो था ना वो क्या था कि लेनपुल जो है वो टाइप में था, क्या बोलते हैं लेन पुल। हम लोग जैसे कि पुल जो होता है ना, पुल जो हमें से जैसे रेल गुजरती है तो क्या करती है, खड़खड़ लड़खड़ाती रहती है ना, तो वही बात ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और कहा हुमायूं के बारे में था, ये तो बताया मेरे को। माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। वाह क्या बात है, सतरंगी जिसको बोलते हैं ना, सतरंगी मिजाज का इंसान था ना, सतरंगी मिजाज था। पर ये ध्यान रखना है सतरंगी इसका नाम नहीं बोल रहे। वह मुख्य रविवार को पीला, शनिवार को काला, व सोमवार को सफेद कपड़े पहनता था। क्या बात है। ठीक है, जो भी है ये जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। हुमायूं का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।